प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। यदि बच्चों आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, क्रमिक युग्म। और एक बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो बच्चों देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि x, y इस फॉर्म में जो हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पेयर क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है, और ऑर्डर्ड क्योंकि यहाँ पे इसके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, इनके ऑर्डर का महत्व है। कहने का अर्थ हो गया बच्चों कि यदि x, y को आप y, x कर देते हो तो वह दो अलग अलग बात हो जाएगी, एक ही बात नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब यदि आपको याद हो, हमने सेट में पढ़ा था, यदि सेट में a, b है, उसको b, a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि सेट के अंदर a, b को आप b, a लिख देते हो तो उसके ऊपर बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर a, b है, उसको आप b, a कर दो तो बच्चों इन्हें आप कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक मान के चलो, तो ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं बन जाएंगे क्या? तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी दो सेट यदि आपको दे दिए जाएं अलग अलग, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसका जो फॉर्मूला बताया था दोबारा बता देता हूँ कि यदि दो a और b दो सेट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b के थ्रू लिखा जाएगा। और ये एक सेट होता है बच्चों किसका, ऑर्डर्ड पेयर का ही, यानी क्रमिक युग्मों का ही एक सेट बनेगा, जहाँ जो पहला एलिमेंट है वो a का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका होगा, b का होगा। ठीक है, ये बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है। तो आइए बच्चों अब इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस इसकी हो सकती है, वो सारी आज हम अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में आपको सोल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल मान लीजिए इसका ही। ठीक है, क्वेश्चन है कि x + 1, y - 2, x + 1, y - 2 इक्वल होना है 3, 1 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, यानी आपको x और y की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये बच्चों आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपको दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। तो बच्चों देखो, ऑर्डर पेयर की एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है कि यदि x, y इक्वल a, b है तो यहाँ से रिजल्ट ये बनेगा कि x = a, y = b। अब ये रिजल्ट आपका 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, शायद आपकी जो 9th एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर आपने नहीं देखा कि यदि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल हो तो उनके फर्स्ट और सेकंड वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी वो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। यानी ऑर्डर्ड पेयर बेटा कब इक्वल होंगे, जब x, y = a, b हो, तो x = a होगा और y = b होगा, तब मैं ये बोलूँगा कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन में बेटा आपको ये दिया गया है कि दो ऑर्डर पेयर हैं, दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा कि x + 1 3 के इक्वल होना चाहिए और y - 2 बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 की। इतनी बात याद रह जाएगी कि जो x + 1 है वो 3 के इक्वल होगा, y - 2 है वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से बेटा रिजल्ट क्या आएगा, x = 3 - 1, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और y - 2 = 1 है, देन y आ जाएगा 1 + 2, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट है। बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अब आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो?
कर सकते हो कैसे, कि यदि आपको दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हों तो उनके फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल ले लीजिए और सेकंड एलिमेंट को इक्वल ले लीजिए, सोल्व कीजिए, रिजल्ट अपने पास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज का। क्वेश्चन बेटा कि दो सेट है, एक सेट तो है P जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास A B C, ठीक है, और एक सेट है Q जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है R। ठीक है, तो आपको P क्रॉस Q और Q क्रॉस P पता करना है। एक तो आपको P क्रॉस Q पता करना है और एक बच्चों क्या ज्ञात करना है Q क्रॉस P। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है वो देखिए कि P के अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, इसके अंदर एलिमेंट 1, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे 3 क्रॉस 1 यानी 3। Q क्रॉस P में भी कितने एलिमेंट होंगे 1 क्रॉस 3 इक्वल टू 3। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन को करने के साथ हमें दो बातें और समझनी है, वो देखो। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे ज्ञात करूँगा P क्रॉस Q। देखो लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, पहले P को लिख लो A B C, क्रॉस Q क्या है R। अब बच्चों मैंने आपको बताया था यदि आपको याद हो तो दो का सेट्स का कभी भी एलिमेंट का वैसे मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या हो गया, आप इनको ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म बना के लिखोगे। ठीक है, आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B की, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं A और B ये जो दो सेट हैं उनके एलिमेंट को हम कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि यदि A का मल्टीप्लाई R के साथ होगा तो A R नहीं लिखना, इसका ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखना है A को R। ठीक है, अब B का मल्टीप्लाई R के साथ करने का अर्थ ये हो गया कि B को R यानी B और R का एक ऑर्डर्ड पेयर, और फिर ये क्या हो जाएगा C को R। ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिस इज ये बंद हो गया। तो बताइए बच्चों P क्रॉस Q समझ आया ही नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और सभी का कर दिया। अब बच्चों मैं यहाँ से पता करूँगा Q क्रॉस P। तो पहले तो मैंने लिखा Q को, फिर लिखा R को। तो देखिए क्या होगा, R का A के साथ मल्टीप्लाई होगा R कोमा A, R का B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R कोमा B, R का C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R कोमा C। ठीक है बच्चों, तो पहले तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ आ गया होगा कि जब आपको दो सेट दे दिए जाएं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है मेरी तरफ से कि आप एक बार P क्रॉस Q और Q क्रॉस P को देखो। आप यहाँ पर P क्रॉस Q एक बार मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो आया बेटा हमारे पास Q क्रॉस P, और ये P क्रॉस Q वो क्या है, कुछ ऐसा है। इन दोनों को देखो, आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या, आपको इन दोनों में कुछ क्वालिटी, कुछ रिलेशन, कुछ ऐसी विशेष बात नज़र आ रही है क्या? तो जवाब आपका ये होना चाहिए कि हाँ सर इसमें कुछ विशेष तो है, कुछ कॉमन है। नंबर 1 पहले क्या है, सबसे पहले ये देखो कि एलिमेंट इक्वल है। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी एलिमेंट के जो नंबर है वो कितने 3। सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों याद रखना, जब आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, यदि आप उनको रिवर्स कर दो यानी P क्रॉस Q को Q क्रॉस P कर दो, तो जो अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इक्वल रहेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि यदि आपने Q क्रॉस P कर रखा है या P क्रॉस Q, रिवर्स करना हो तो सिर्फ इन्हें रिवर्स कर दो, यानी जो एलिमेंट पहले था उसे बाद में कर दो, जो बाद में उसको पहले कर दो, वही आएगा। जैसे आर ए को ए आर किया, आर बी को बी आर किया, आर सी को सी आर किया, और कोई कुछ किया क्या? नहीं किया। अब बताओ बच्चों बात समझ आई है नहीं कि जो P क्रॉस Q है, Q क्रॉस P है, एक तरीके से एक दूसरे के होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स करने का मतलब डिवाइड में नहीं कह रहा हूँ मैं, यानी जो x, y है वो y, x के फॉर्मेट में आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? तो बस ये आपको स्पेशल याद रखना है, क्लियर है? तो यदि इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी और बन सकता है
भाई ये रिजल्ट मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं ये लिख दूँ तो क्या ये इक्वल है? तो जवाब होगा कि ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और बन गया कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि P क्रॉस Q इक्वल Q क्रॉस P हो, यानी ये कम्यूटेटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकते, मैं ये तो नहीं कहता नहीं हो सकते, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, यानी क्रम विनिमय हो, कम्यूटेटिव हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ज़रूरी नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? सारी बात अब तो समझ आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ आ चुकी है तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है बच्चों, बस समझ आ गई होगी। इक्वल हो तो कैसे करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है और उससे रिलेटेड रूल क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हैं। पहला सेट है E, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं बच्चों 1 2 3। दूसरा सेट है B, B के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 3,4। फिर एक सेट है C, जिसके अंदर बच्चों एलिमेंट आ रहे हैं 4 5 6, कुछ ऐसा, ठीक है। आपको याद क्या क्या करना है। नंबर 1 आपको पता करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फिर आपको पता करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड A क्रॉस B यूनियन C। और जो फोर्थ है, जो बच्चों आपको बताना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। चलो करके देखते हैं, इनसे कुछ रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। कईयों के शायद दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये इक्वल नहीं हो सकते क्या। चलो स्टार्टिंग में समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ना। ये हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए B इंटरसेक्शन C। वैसे बच्चों यदि आपको याद हो तो जो फर्स्ट चैप्टर सेट आपको मैंने करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये क्लियरली अच्छी तरीके से समझाया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इसकी रूल है, सारे बताए गए हैं कौन सी कंडीशन में क्या रूल होगा। फिर भी यदि आपको याद नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो साइन है बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, या हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। क्या मतलब होता है बेटा? सर्वनिष्ठ, ठीक है। और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन का सिंपल सा आप मीनिंग ये ले सकते हो, कॉमन, ठीक है। वैसे तो कॉमन वर्ड इसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ समझने के लिए कॉमन। इंटरसेक्शन यानी जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उपस्थित है, वो उनके इंटरसेक्शन का रिजल्ट होगा। जैसे आप देखिए B में लिखता, पहले लिखा है क्या है B, तो B लिखो 3,4। इंटरसेक्शन का साइन फिर है C 4 5 6। अब बेटा आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट है या कौन से एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, कॉमन है। तो आपको दिखाई दे जाएगा ओनली 4। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि B के अंदर फिर 3 है और C के अंदर 5 6 है, वो तो कॉमन नहीं हो सकते, ठीक है। ये नहीं है कि बेटा अगर 3 और 6 में से आप 3 कॉमन निकालो, वो नहीं है। कंप्लीट एलिमेंट कॉमन लेना है, उसका टुकड़ा नहीं लेना, वो कंप्लीट एलिमेंट लेना है, ठीक है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर 3 और 6 है तो 6 में से 3 कॉमन आ सकता है, वो बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है, वो कोई निजी बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा था सेट क्या है, कोई नंबर का ये जरूरी थोड़ी ना है। सेट तो इंसानों का भी बना सकते हैं, फिर क्या आधा इंसान कॉमन थोड़ी ना लिया जा सकता है, ठीक है। वैसे
फिर बच्चों आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो देखो पहले मैं ए लिखूंगा, ए क्या है बच्चों मेरे पास 1 2 3 क्रॉस ये है 4। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो आप सब जानते हो, तो आइए उसी के थ्रू से सोल्व करते हैं। तो पहले 1 को 4 के साथ करूँगा तो आ जाएगा 1,4, 2 को 4 के साथ करूँगा तो बेटा आ जाएगा 2,4 और 3 को 4 के साथ किया तो आ गया 3,4। ये लीजिए, तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आया 1,4, 2,4, 3,4। बस समझ आ गई, कोई डाउट है? तो मैं बच्चों इसका रिजल्ट इसके सामने लिखता हूँ। ये क्या है, थोड़ा शॉर्टली लिख देते हैं क्योंकि हमें इनका कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो 1 4 2 4 और ये आया 3 4। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा? अब प्रोसेस समझ आ गई। तो यदि फर्स्ट पार्ट समझ आ गया हो तो सेकंड पार्ट की ओर बढ़ सकता हूँ, कोई टफ तो नहीं है। कॉमन निकाला फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आगे देखिए। सेकंड क्या है बच्चों इसका, हमें चाहिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी और इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या करना आपको, पहले ए क्रॉस बी पता करना है, फिर ए क्रॉस सी चाहिए, उसके बाद इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी लिखूंगा मैं, ए क्रॉस बी। ए लिखो क्या है 1 2 3 क्रॉस बी, बेटा आपको क्या दिया गया है 3 4। तो देखिए क्या जाएगा, 1 की करो सबके साथ तो आ जाएगा 1 3 2 3 3 3, यानी मैंने इसकी 3 के साथ कर दी, अब सभी की 4 के साथ करो तो आएगा 1 4 2 4 एंड 3। बस समझ आ गया बेटा? नहीं आई? ये पहले 1 की 3 और 4 के साथ करो तो क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट का कोई ऑर्डर तो इफेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले 1 की 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 3 को 3 के साथ लिखा, फिर 1 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ और 3 को 4 के साथ लिखा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आती है ए क्रॉस सी की। तो ए है 1 2 3 और सी है 4 5 6। तो देखो पहले 1 की करो, सभी के साथ कर दो, चलो 1 4 1 5 1 6। 2 की करो 2 4 2 5 2 6। फिर आप 3 की कर दो सभी के साथ, 3 4 3 5 3 6। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोनों में कॉमन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कॉमन आप यदि आप ध्यान से देखो तो एक ही एलिमेंट है 4 वाला, तो कॉमन आएगा 1 4, देख सकते हो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2 4 और 3 4। बेटा एक बात बताओ, और कोई एलिमेंट है क्या कॉमन आ रहे, वो नहीं आ रहे, तो इसका रिजल्ट क्या आया 1 4 2 4 3 4। तो देखो इनको यहाँ लिखने से एक बात आपको पता चल गई है, ये इसका रिजल्ट सेम होगा, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इसके इक्वल होगा। तो इस हिसाब से बच्चों ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस वजह से आपको सीधा मैं बताता, मैं सीधा ये रूल बता देता, आपके मन में बेटा एक डाउट हमेशा रहता कि ये इक्वल कैसे लिख दिया, ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत आसानी से ये बात देख सकते हो कि यदि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो उसको अलग अलग क्रॉस करके आप इंटरसेक्शन निकालो तो भी बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्लियर हो गई बेटा बात? तो यहाँ से बात तो मैं ये करवा दूँ तो ये आप कर लोगे, चलो करवा वैसे कंप्लीट ही देता हूँ, ठीक है, एक बार कंप्लीट करवा देता हूँ। लेकिन एक बात आपको याद तो रख सकते हो कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, इनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब यदि मान लीजिए आपका रिजल्ट सेम नहीं आता है क्वेश्चन करने पर, मतलब क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन गलत है, फिर और क्या हुआ, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। चलो करते हैं, पता चल जाएगा आंसर का। इसको इरेज कर दूँ। अब बात आती है बेटा यूनियन। यूनियन का मतलब समझते हो, यूनियन किसे कहते हो नॉर्मली वर्ड भाषा में,
तो यूनियन होता है दो को मिलाना, भी दो को मिलाना। ये दो चीज़ों का यू का यूनियन क्या होता है, दो को एक साथ कर दो वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो वही कम। तो सबसे पहले बी यूनियन सी करना है बेटा, हमें क्या करना है, बी यूनियन सी। तो पहले मैं बी को लिखता हूँ 3 4, सी को क्या लिखूँगा 4 5 6। तो यूनियन क्या का मतलब हो गया कि बी भी आएगा और सी भी आएगा, दोनों को मिलाकर जो सेट बनेगा वो क्या होगा, उनका यूनियन। तो दोनों को मिलाकर लिखो। तो पहले बी को मिला दो, तो बी आ गया 3 4। अब बात है सी की, सी को मैं 4 5 6 लिखूँगा या सिर्फ 5 6 लिखूँगा। तो बेटा मैं सी को यहाँ पे सिर्फ 5 6 लिखूँगा, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, नंबर 1। तो वैसे ही 4 एक वन टाइम ही आएगा, एक बार ही आएगा। हाँ, और दूसरा रूल आपको ये बताया था, कोई भी सेट हो उसके अंदर एक एलिमेंट केवल कितनी टाइम लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 4 अब नहीं आएगा, क्या आएगा 5 6। याद रखना बच्चों, कोई भी सेट हो उसके अंदर एक एलिमेंट को ओनली वन टाइम, इन केवल एक बार ही लिख सकते हो। ये नहीं एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 बार लिख दो, तो बच्चों वो गलत हो जाता है। सेट का रूल है, सेट की प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छी तरीके से मेरी समझाई हुई। तो अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए है बच्चों हमारे पास 1 2 3 और ये है 3 4 5 6। सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों, इसको सभी के साथ लगाओ। तो पहले 1 को लगाओ, क्या आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 को लगाओ, 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 को लगाओ, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 एंड सो खत्म हो गया। कोई डाउट है बच्चों, बात समझ आई है नहीं अच्छी तरीके से, समझ आ गई। तो बच्चों यदि ये बात समझ आ गई है तो फिर ये मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना। चलो फिर भी नॉर्मली शॉर्टली आपको बता देता हूँ। फोर्थ ए क्रॉस बी मैं अब डायरेक्टली बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन में इसे मैं इरेज कर दिया, वैसे मैंने इसको बताया था। ए क्रॉस बी को डायरेक्टली लिखूँगा, तो ए क्रॉस बी बेटा आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और ए क्रॉस सी क्या आएगा वो भी लिख देता हूँ, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करना है। जब आप ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करोगे तब यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखना, जैसे 2 4 3 4 और 1 4 ये जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट और लिख दो। तो अब बताइए बच्चों, आपको जो 2-3 बातें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना समझ आ गया होगा, कैसे करना है, क्या रूल होंगे, क्लियर है इतनी बात। तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब आपका क्या काम रहेगा, आप अपनी तरफ से कोई भी सेट बनाओ, ऐसे करके देखो। तो जो बुक के क्वेश्चन है उनको सोल्व करके देखो, कोई डाउट आता है मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो मुझे लगा भी ऐसा क्वेश्चन कोई डाउट वाला है तो मैं करवा दूँगा यहाँ पे। बाकी आप एक बार ट्राई करके देखिए, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकोगे, यदि ये पूरी बात आपकी समझ आ गई है तो, ठीक है बच्चों। तो बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।